विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मित्रों, अपने पाठ नंबर 9 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने देखना है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र, इन सब में क्या अंतर है, इन सब की क्या विशिष्टता है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के समान लगते हैं, पर इनमें अंतर होता है। हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले नंबर पर आता है अभयारण्य। अभयारण्य किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति यानी आज्ञा दी जाती है। अभयारण्य में सत्ता अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, अभयारण्य में वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। भारत में पेरियार, चंद्रप्रभा, एत्तुरनागरम अभयारण्य प्रख्यात हैं। यहाँ पर मित्रों नक्शा दिया हुआ है, जिसमें अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का नक्शा दिया हुआ है। पेज नंबर 72 पर है और इस वीडियो में भी ये अंकित हो गया है। आप इसे स्थान के साथ याद कर लें, नक्शा पूर्ति में पूछा जाता है। दूसरा, हम जानने का प्रयत्न करें कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इसकी क्या विशिष्टता होती है। अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान अधिक संरक्षित क्षेत्र है। इनमें एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र का समावेश होता है। तीसरा, पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। अगला पॉइंट, अभयारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। इसकी स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन से की जाती है, यानी मालिकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की रहती है। भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचिग्राम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत के नक्शे में मित्रों इन स्थानों को ढूंढना और स्थान के साथ इन्हें याद कर लेना। पिछले पेज में ये सब नक्शे में दिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी रचना अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मापदंडों के अनुसार की जाती है। विशेषता इसकी देखें, कैसे पहचानेंगे कि जैव आरक्षित क्षेत्र है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट, वहाँ जैव वैविध्य के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर की विशिष्टता सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। मित्रों, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता बिना आज्ञा के, यानी टोटल प्रोहाइबिटेड एरिया रहता है, प्रतिबंधित रहता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़ा होता है। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं।
गुजरात की बात करें तो गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान की विशिष्ट पारिस्थिति के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मित्रों, जानने योग्य कॉलम में जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भारत में कितने हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। गुजरात में भी कितने हैं वो भी अंक यहाँ पर दिया है। ये अति संक्षिप्त प्रश्न में खाली जगह या विकल्प वाले प्रश्न में ये जानकारी पूछी जाती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है छात्रों। मित्रों, विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभाव का भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखें, ये ज़रूरी है। कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है, तब भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांशतः दूरवर्ती होते हैं। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतुओं की एक निश्चित भूमिका होती है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी रुकावट यानी विक्षेप पड़ता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में इसके परिणाम समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुंचते हैं, इससे आज हम अधिक सजग नहीं हैं। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं वे दशकों यानी 10 वर्ष पूर्व दिखाए गए लापरवाहियों का परिणाम है। आने वाले कल को अधिक उज्ज्वल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक विकास करना जरूरी है, तभी समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज के लिए नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, जो जानने योग्य टॉपिक है इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, परीक्षा में इसमें से भी पूछा जाता है। हेणोतरा का चित्र भी यहाँ दिया है और उसकी संक्षिप्त जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अगले पेज में भी जानने योग्य दिया है डुगांग के बारे में, इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही साथ इसकी जानकारी भी है। आपसे उम्मीद है कि ये स्वाध्याय के प्रश्न आप इन मुद्दों के आधार पर करें जो वीडियो में हमने बताया है। आप 1-2 बार पाठ को पढ़ें, स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करें। मैंने अधिकतर प्रश्नों की चर्चा इस प्रवचन में, इन प्रवचनों में कर दी है और इस पाठ का जो है चित्र भी पहले भेजा जा चुका है और ये फिर से इस वीडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपसे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं अपने चौपड़े में, स्वाध्याय वाले चौपड़े में लिखेंगे। धन्यवाद।